हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग साइंस के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में आपके जितने भी साइंस के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में खत्म हो जाएगा और वो क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है बस इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, ये आपका मैराथन वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है। Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। इसमें आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया एंड डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा राइट आंसर है इन चारों में से, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो Fe2O3, ठीक है। अब यहाँ जो O3 है वो Al2 के साथ विस्थापित हो गया। ठीक है, तो मतलब ये विस्थापित हुआ ना, तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें पूछ रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है अगर लोहे के चूर्ण पर हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालेंगे तो फिर क्या होगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है ऑप्शन नंबर ए में, वी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी वाला ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है एंड डी ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो अगर लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो क्या होगा, FeCl हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा और वहां जो हमारा है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो वहां FeCl का मतलब होता है आयरन क्लोराइड और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें पूछ रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, AgCl या बी ऑप्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है FeSO4 या डी है CaCO3। तो इन चारों में से कौन सा सही है। तो स्टूडेंट श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त किया जाता है वो है AgCl। ठीक है, AgCl हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि H2S विलयन का पीएच मान है। H2S विलयन का पीएच मान क्या होगा, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय विलयन, या फिर H2SO4 का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, HCl का पीएच मान क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो क्योंकि ये आपका एक अम्ल है और अम्ल में आपका सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो 0 होता है, या बी ऑप्शन है 7, या सी है 7 से कम, या डी है 7 से अधिक। तो H2S मतलब अम्लीय विलयन है और इसका पीएच मान जो होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान वो सभी को पता होगा कि 7 से कम होता है और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो अम्लीय विलयन का मान 7 से कम रहेगा। ठीक है, 7 से कम रहेगा, याद रखना। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है बिल्कुल शुद्ध, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1, सी है 7 एंड डी है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट, शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है, जो बिल्कुल शुद्ध होगा उसका पीएच मान 7 होगा। वो उदासीन होगा, ना उसका स्वाद कोई नहीं होता, ना खट्टा होता, ना मीठा होता, ना कड़वा होता, कुछ नहीं होता, वो उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारा नोट कर लो, पूरे चैप्टर से, पूरे बुक से है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। इसमें आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है NaHSO4, सी है Na2SO4 एंड डी है KCl। तो अम्लीय लवण बताना है। ठीक है, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो इन चारों में से किसमें हाइड्रोजन आयन है, NaHSO4 में ना, तो वो हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट कि धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। पहले तो धामन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है स्टूडेंट? धावन सोडा का रासायनिक नाम सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब आप लोग याद रखना कि धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। अब आप लोग ये कमेंट करना कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? इन चारों में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती, विस्थापन करने की क्षमता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है Fe, बी है Zn, सी है Cu एंड डी है Mg। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होंगे वो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर स्थित हैं वो विस्थापित कर लेंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इन चारों में से जो कॉपर है ना, कॉपर वो क्या है? हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। अब वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है इसलिए वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 8? बहुत ज्यादा आसान है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आज नोट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, आप लोग मेहनत करो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट होता है मैट में मुख्यतः क्या होता है? FeS ऑप्शन नंबर ए है, V है Cu2S या C है Cu2S तथा FeS या D है Cu2S तथा Fe2S3, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि इसमें क्या होता है? मैट में मुख्यतः होता है Cu2S तथा FeS, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, जो सोडियम क्लोराइड विलयन होता है कॉपर धातु, या मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, या फेरस सल्फेट विलयन एवं कॉपर धातु, या डी ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो वो हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। ये हमारा क्या देता है? एक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, ठीक है। प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह है, या फिर कीटोन कर दो, कीटोन समूह है, कीटोन समूह आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से समझो, कीटोन कर दो। कीटोन समूह उपस्थित है, ऑप्शन नंबर ए है H, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर H सिंगल बॉन्ड से, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। ऑप्शन नंबर सी है CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH। इसमें तो अलग OL समूह नहीं, O यहाँ जुड़ा है ना, COOH समूह है। एंड यहाँ फिर CH3 एंड C है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ठीक है। अब यहां आपको यह बताना है स्टूडेंट कि इसमें से कीटोन समूह कौन सा है, कीटोन समूह। तो ध्यान से समझो, ये तो आपका COOH ग्रुप है, ये हमारा CO है और बगल बगल CH3 यानी कि एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा CO का मतलब होता है कीटोन समूह। क्या होता है? कीटोन समूह, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कीटोन ग्रुप है वो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है, जो एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं, CH3COOH, ठीक है, इसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को कहा जाता है एथ, और इसमें एथ कहाँ है? ये है। तो एथ में एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह है इसलिए इसमें ओइक जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? अम्लीय मतलब विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है स्टूडेंट वो ओनली 1 है,
ठीक है, ओनली 1 है। याद रखना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोग देखो, एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है। एलआई किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? एलआई ऑप्शन नंबर ए है Na के साथ यानी कि सोडियम के साथ, या बी है आपका K यानी कि पोटेशियम के साथ, या सी है एल्यूमिनियम के साथ, या डी है Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ। तो Li किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? आप लोग याद रखना जो Li है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। किसके साथ? Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ Li जो लिथियम है वो विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए है Al2O3, बी है K2O, सी है MgO एंड डी है P2O5। तो इसमें आपका अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? अम्लीय ऑक्साइड स्टूडेंट P2O5 है। क्या है? P2O5 हमारा जो है वो एक अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी P2O5। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाइरोवेट के विखंडन में, ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती, ये क्रिया जो है ना पाइरोवेट का विखंडन, ये कहाँ होता है? जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर हरित लवक में होता है, या केंद्रक में होता है। ठीक है, इन चारों में से कहां होता है ये क्रिया? ये अभिक्रिया भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाओ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त सभी। तो देखो जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं ना, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी हमारा इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब एक सामग्री है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों में होता है ना, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, सब्जी चाहिए, वैसे इन लोगों में होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। जो लार होता है ना, जब खाते हो ना तो वो जो भोजन को लुगदी बनाता है। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है, या लाइसोजाइम पाया जाता है, या पेप्सिन पाया जाता है। टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। लार में याद रखना बच्चा, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। जब आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें एक भाग रहा होगा जिसमें बताया गया होगा मुंह में मतलब लार पाया जाता है, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऐसे करके पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने सब पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान जो कार्डिलेजी रचना कहलाती है। ठीक है, एपीफेरिक्स या एपिग्लोटिस, या आप लोगों का एल्वियोलाई, या फिर श्लेष्मावरण। ठीक है, तो जो ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्डिलेजी संरचना होती है ना बच्चा, वो कहलाती है एपिग्लोटिस। क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस कहलाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, या बाएं निलय में, या दाएं अलिंद में, या दाएं निलय में। ठीक है, फेफड़े से शुद्ध रक्त कहाँ आता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो फेफड़े से जो शुद्ध रक्त है वो हमारा बाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? बाएं अलिंद में। ये सब याद रखो बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारा क्वेश्चंस बिल्कुल नोट कर लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्योंकि ये साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो जितना बता रहे हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क, वो एक तंत्र का भाग है जो इन चारों में से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वो वृक्क, ध्यान रखना, वृक्क जो होता है वो एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, किडनी जिसे कहा जाता है। तो वो हमारा उत्सर्जन से ही संबंधित है ना, उत्सर्जन से।
क्योंकि वो एक उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग है तो उत्सर्जन से संबंधित ही रहेगा ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या लेशमीनिया में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इन चारों में से किसमें होता है? ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। याद रखना, अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और आप लोग याद रखना, सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होता है? वाहिदल, ठीक है, या फिर अंडाशय या अंडप या प्रागकण। देखो प्राग कोश के अंदर क्या होता है? एक नर जननांग है और नर जननांग में प्रागकण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रागकण। प्राग कोश के अंदर प्रागकण, प्राग है ना, तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हो, प्राग कोश के अंदर प्रागकण होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो कि निषेचन के दौरान प्रागकण से निकलने वाली प्राग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो कि जब निषेचन के दौरान जो प्रागकण होता है, प्रागकण से निकलने वाली जो एक प्राग नलिका होती है, प्राग नलिका, ठीक है, ऐसे जो मतलब उसमें जो होता है ना, मतलब निषेचन के दौरान उसको मतलब एक पाइप के द्वारा प्राग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंडावरण द्वारा, बीजांडकाय द्वारा, निभागी द्वारा या अंडद्वार द्वारा। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, अंडद्वार द्वारा प्रवेश करती है। अंडद्वार का मतलब है कि प्रवेश करना, अंडद्वार, ठीक है, अंड जो होता है ना मतलब अंडे, तो उसको प्रवेश कराना, तो वही चीज है ना, उस नलिका के द्वारा आती है। तो ये हमारा है अंडद्वार द्वारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है? पुंकेसर, या फिर विहवर्तिका, या अंडाशय, या फिर बीजांड। तो निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है, फूला हुआ भाग, वो जो है ना वो फल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फल में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के भूस्तरी, या फिर उपयुक्त सभी। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद अकॉर्डिंग टू समजात अंग है। ठीक है, मतलब वो एक जैसे दिखते हैं, समजात। ठीक है, हाथी के दांत हमारे दांत हैं तो दांत थी, तो वो भी एक दूसरे से तुलना की गई है। तो आप लोगों का उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता की गई है, या विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी से, या मकड़ी से, या फिर जीवाणु से। तो विकासीय दृष्टिकोण से बताना है स्टूडेंट, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता की गई है? तो वो हमारा है चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता की गई है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 जो आप लोग याद रखना। ठीक है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो। जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये वीडियो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हैं साइंस के। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखो फोकस दूरी आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, F बराबर R/2 पता है बच्चा, आप दिया हुआ है, R याद करना, 2 से मल्टीप्लाई करो, F में आ जाएगा, तो 10 है 20 कर दो, बस हो गया ना 20 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अब देखो यहाँ ध्यान से, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ आपको आर बताना था, वक्रता त्रिज्या। और याद रखना वक्रता त्रिज्या जो होती है ना फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये सब ट्रिक याद रखो क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा काम आएंगे, आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, समबाहुता दर्पण है। कहता है किसी भी दर्पण, कोई ऐसा दर्पण बताओ किसी दर्पण के आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो,
आपका जो है प्रतिबिंब वो सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वो संभवतः कौन सा दर्पण होता है? केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल आपका उत्तल दर्पण, या फिर समतल अथवा उत्तल दोनों? देखो उत्तल दर्पण का अगर आप प्रकृति देखोगे तो उसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में केवल उल्टा वास्तविक बनता है। तो ये हमारा समतल भी सही है, समतल तो ऑटोमेटिक समतल है, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं, ना उल्टा बनेगा, तो जैसा रहोगे वैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा है समतल अथवा उत्तल दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस साभावता होगा। मतलब दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर माइनस में है, तो दोनों अवतल होंगे लेंस, और वो दोनों बताना है। दोनों उत्तल होंगे या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? दोनों अवतल होंगे स्टूडेंट, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, क्योंकि दोनों में माइनस में होती है फोकस दूरियां, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, और अवतल दर्पण की अवतल लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे, रिवीजन करोगे, याद करोगे सारा, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो 31। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ आंख, जिसका आंख बिल्कुल अच्छा है, उनके आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट। तो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, अगर हाईएस्ट पूछा जाए तो वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं सब याद रखो, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है? पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमाभि द्वारा। पश्चिमाभि द्वारा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखोगे ना तो वो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, या बी है नीला, या सी है काला, या सफेद। तो अगर आप चंद्रमा से आकाश देखोगे ना तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां से ना, मतलब वो चीज आप देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, यही कलर दिखाई देगा, ब्लैक, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? प्रोटॉन पर बताना है, ठीक है। प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा बताना है। 1.1 × 10⁻⁻19 कूलम, 6.25 × 10⁻+19 कूलम, या सी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, एंड डी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बात याद रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उस पर आवेश जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर जो चार्ज होता है ना, आवेश, वो एक जैसा होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 35 क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये तो सभी बच्चे को पता होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या ओम प्रति मीटर, या ओम मीटर, या मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना। अगला देखो कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर 500 क्रम, मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R अनुपात का मान होगा। देखो 5 है ना, तो 5 प्रतिरोध है, तो मतलब इसको काट दिया गया तो 25 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी है 25 सही हो जाएगा। 25, तो स्टूडेंट 25 जो है ना वो सही हो जाएगा। R' की जो वैल्यू आएगी वो 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक वाट होता है, या किलोवाट, या किलोवाट प्रति घंटा, या किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई का जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है 37। अब हम लोग देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो कि किसी विद्युत बल्ब का
अनुतमांक जो है वो 220 वोल्ट है और 100 वाट है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करने पर इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? इसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बता दूंगा, उससे लगा लेना, आपका हो जाएगा। तो वो 50 वाट आपका आंसर आएगा, 50 वाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। अगर एक गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र केवल, या केवल विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चा, अगर गतिमान आवेशित कण को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कोई किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो हमारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? अगला 40 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है स्टूडेंट, वो है जनित्र। क्या है? जनित्र। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से क्लास 10 साइंस का, ठीक है। अब आप लोग जितना मैंने बताया है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इसको बनाने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लेना, जितना क्वेश्चन बताया गया है याद कर लेना, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, वरना फिर बाद में बहुत पछताओगे अगर नहीं पढ़ोगे। पढ़ लेना, ठीक है, लिख लेना। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल बनाना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।